दुर्गा पूजा आने को है और शहर की विभिन्न कंपनियों में लगातार बोनस समझौता हो रहा है। बोनस के अलावा कई मुद्दे हैं जो मजदूर हित में सामने आने चाहिए और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे मौजूद हैं, जो देश की मशहूर मजदूर नेता हैं। इंटक के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और राकेश्वर पांडे जी से हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर, अभी सिर्फ टाटा स्टील ही नहीं, जो अन्य कई कंपनियां हैं, टाटा ग्रोथ शॉप आपने वहां और अन्य कई कंपनियों में 20% बोनस समझौता कराया है। इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। और कितना उत्साह है मजदूरों में ये सब जो बोनस समझौता आपने कराया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने सही कहा कि अभी पूजा का ये मौसम है और पूजा में हमारे जमशेदपुर के कर्मचारी बहुत उत्साहित रहते हैं कि बोनस क्या होगा, किन कंपनियों का कैसा बोनस रहेगा। रिसेंटली हम लोगों ने अभी टाटा स्टील के बोनस के साथ ही टाटा स्टील ग्रोथ शॉप का भी बोनस 20% किया है और 3-4 लाख तक मैक्सिमम बोनस लोगों को मिलने जा रहा है। ओवर एंड एबव 20,000 रुपये दिए गए हैं लोगों को। इसके साथ साथ हम लोगों ने टिनपिट कंपनी में भी 20% बोनस किया है कर्मचारियों के लिए अपना, जहां पर हम लोग 5,000 ओवर एंड एबव गिफ्ट के रूप में उनको दिया है। साथ साथ अभी कल शाम को रात में TSDPL का, टाटा स्टील डाउन प्रोडक्ट लिमिटेड का भी बोनस 20% किया है, प्लस 2,000 रुपये भी उनको दिए हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में 20% बोनस किए थे। कुछ दिन पहले, उसके पहले MTMH कैंसर हॉस्पिटल जो जमशेदपुर का है, वहाँ भी 19% करीब बोनस साइन किए थे। अभी बहुत सारी कंपनियों में डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है, जैसे आप देखेंगे। बाकी है सर, कहाँ का रुका हुआ है? अभी हमारी मीटिंग चल रही है, टाटा ब्लूस्कोप में बोनस की मीटिंग चल रही है। ये साथ साथ ISWP है, इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट एंड प्लस जेमको साथी होता है, तो वो दोनों कंपनियों का बोनस की मीटिंग चल रही है। TRF की चल रही है मीटिंग। कल एक और बोनस साइन किए थे। वेबको इंडिया पहले कंपनी होती थी, अभी उसको ZF टेक ओवर कर लिया है, दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, वहाँ भी 20% बोनस साइन किए हैं। ये मजदूरों की क्या स्थिति है सर, जो मतलब बहाली वगैरह की अगर हम बात करें, तो कि मजदूर हित में आप मुखर रहे हैं हमेशा, तो क्या स्थितियां हैं मजदूरों की बहाली की? इसके देखिए 2 पहलू है। इस साल बोनस जिस तरह से दे रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया माहौल है। इतना बोनस कभी पहले हम लोग उम्मीद नहीं किए थे और इतना अच्छा होगा बोनस। लेकिन बोनस अच्छा हो क्यों रहा है, इसलिए कि मज़दूरों ने बहुत काम किया है, मज़दूरों ने बहुत परिश्रम किया है, हार्ड वर्क करके, कंपनी को सपोर्ट करके इतना अच्छा मुनाफा हुआ है, उसका परिणाम है। जब हम कंपनी में अच्छा करते हैं, हमारी कंपनी अच्छा करती है, तब हम बोनस लेते हैं लड़ करके उनके लिए। अगर ये कंपनियां अच्छी नहीं करती तो नहीं है बोनस हमको उतना तो मिलता। अभी कंपनियां के हालात कैसे हैं, अच्छा कर रही हैं वाकई, या कुछ आगे कुछ अंदेशा है कि क्योंकि मजदूर हित पर ही सबसे बुरा असर पड़ता है, उसकी नौकरी, उसके हित, तमाम चीज़ें, नई बहाली नहीं होती है, जो मजदूर हैं उनको वो सब कुछ नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। तो उस स्थिति से आप क्या पाते हैं, कहाँ कमियाँ हैं? ट्रू ये सही बात है कि अभी तो नियर इन फ्यूचर कुछ हमको अगले सालों में नहीं दिखाई दे रहा है कि कंपनियों में काफ़ी बड़ी चुनौती कुछ आने वाली है। हमको लगता है आने वाले दिनों में कंपनियां ऐसे ही मुनाफा करेंगी, अगर कारखाने में मज़दूरों का और मैनेजमेंट का, प्रबंधन के लोगों का अच्छे संबंध ऐसे ही रहे जैसा आज हैं, जो हम लोग रिलेशन आज इंजॉय कर रहे हैं, हायर सिचुएशन है। मार्केट में भी हमको अभी फ्यूचर में कोई इतना चैलेंज तो रहेगा, मार्केट में चैलेंज तो हमेशा उद्योग के सामने रहेगा, चूँकि ये केवल यही लोग नहीं हैं, कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन अब दुनिया में हर जगह उनको सामान खरीदना मिलता है। लेकिन यह है कि जो स्मार्ट कंपनियां होंगी, जहां की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, जहां के रिलेशन मजदूरों के साथ अच्छे होंगे, वो कंपनियां लीड करेगी और अच्छे पोजीशन में रहेगी। तो जैसे मान लीजिए कि टिन प्लेट या ये सब विस्तारीकरण होना है, तो क्या उसमें नई बहालियां वगैरह होगी? मतलब बहाली को लेके क्या सिचुएशन है सर? क्योंकि ऑलरेडी टाटा स्टील में इटसेल्फ काफ़ी बहालियां हो रही हैं, लगातार बहालियां चल रही हैं। एम्प्लॉयज वार्ड का भी चल रहा है, बाहर के लोगों का चल रहा है, ट्राइबल्स के बच्चों को लिया जा रहा है ट्रेड अप्रेंटिस में। तो मतलब टाटा स्टील इटसेल्फ बहुत काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अभी दे रही है। सर रोकना चाहेंगे आपको, टाटा स्टील ने एक नई कंपनी बना ली है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर वहाँ बहाली होगी। उस पर हम लोगों ने टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसको वो उठाएंगे। तो आपने जैसे कहा कि बहाली तो हो रही है, पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो जॉब बढ़ता जा रहा है और जो परमानेंट नेचर के जॉब है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो अब टाटा स्टील में डायरेक्ट बहाली नहीं होगी, तो ये नहीं लगता है सर कि ये इसका प्रभाव फिर बाकी अन्य कंपनियों पर भी पड़ेगा जहाँ पर आप हैं? तो ये सब चीज़ें तो कनेक्टेड है, तो ये इसका नहीं लगता है कि थोड़ा सा विरोध होना चाहिए या इस पर कुछ काम होना चाहिए? उसके बारे में भी स्पष्ट आपसे हम अपनी राय रखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट बात करेंगे। और आपने जो बात कही वो सही बात है। हम ये बताना चाह रहे थे, अभी एम्प्लॉयमेंट से शुरू किए थे, किस कैडर में हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, वो भी हम बताएंगे आपको डिटेल्स में। हम ये बताना चाह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी शहर में शुरू है। अगर आप टिनपेट कंपनी को लेंगे तो करीब 2-2.5 सालों में 200 से 250 कर्मचारी के बच्चे को वहाँ नौकरी हुआ है, वो सब कंपनी के रोल में गए हैं। अभी कल हमारी जो मीटिंग हुई है TSDPL में, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट में भी हमने वहाँ ठेका मजदूरों को परमानेंट किया है और अभी फिर कल बातचीत हमारी हुई, सहमति बन रही है कि कुछ हम लोग वहाँ पर परमानेंट करेंगे।
ऐसे और अन्य कंपनी टाटा ग्रोसो पे भी हमारी बातचीत हुई यहाँ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में लेने की, और ऐसे दूसरी कंपनियों में चल रहा है। अब आपने एक मुद्दा जो कहा कि वो डाटा स्टिल डायरेक्ट अपने रोल में नहीं ले रहा है। देखिए, ये एक इशू है, इस पर हम लोग कंपनी से बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, टाटा वर्कर्स यूनियन के हमारे कलीग भी बात करते हैं, टाटा मोटर्स के बाद सभी यूनियन लीडर्स की तो जिम्मेदारी यही होती है। हमारा ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कर्मचारियों का, उनके मजदूरों का इंटरेस्ट का ख्याल रखें। इशू ये है कि जब कंपनियों से आप बात करती हैं तो कंपनियां ये बोलती हैं कि हम कोई एक ऐसा आइसोलेटेड वातावरण में कंपनी नहीं चलाते हैं। हम जहाँ कंपनी चलाते हैं वो हमारे तरफ देश में बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री भी स्टील बनाती है और स्टील बेचती है। हमको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होने के लिए ये सब आज आउटसोर्सिंग और ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या तादाद बढ़ती जा रही है, कारखानों में बढ़ रही है, मार्केट में बने रहने के लिए, स्टिल अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, उसमें भी हम लोगों ने कई बार ये बात उठा है कि नहीं, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, उनका रेशियो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, परमानेंट लोग आएँ। लेकिन अभी नया एक इशू आया है कि कुछ दिनों से आप देखिएगा कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर कारखानों में भर गया है। कंपनियों में करीब आज के डेट में 60% कारखाना में भर गया है लोग, कॉन्ट्रैक्टर 70% तक हो चुके हैं अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कंपनी ही ना ऐसी पॉलिसी बनाई है हमने। कंपनी दोनों चीज़ें, दो बातें हैं। केवल कंपनी को अकेले दोषी कहना ज़्यादा फेयर हमारा नहीं होगा, चूँकि हम नेशनल लेवल में जब वर्क करते हैं, ऑल इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं, भारत की बहुत सारी भारत सरकार की कमेटियों में है, स्टेट गवर्नमेंट की कमेटियों में भी है। जब जिस देश की गवर्नमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट में रखने लगती है लोगों को, जहाँ की सरकार, वो चाहे स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, उस जगह में प्राइवेट कंपनियां तो रख ही लेंगी, वो तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में ये सर तो आपका रोल क्या रहे? जब अगर सेल में भारत का वो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर कोल इंडिया में वो रखेंगे, भेल में रखेंगे, पोस्ट ऑफिस में रखेंगे, प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट में होगा, टीचर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, होमगार्ड कॉन्ट्रैक्ट में होगा, जहाँ देश की ये हालात है, तो ये बातें मैनेजमेंट को हम लोग के सामने रखते हैं कि हम कैसे सेल से कम्पीट करेंगे, कोल इंडिया से हम कैसे कम्पीट करेंगे, बाहर की कंपनियों से। अगर हम खाली परमानेंट रखेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। तब उनको हम ये बोलते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे आपका, हम जितना प्रोडक्टिविटी आपको दे सकते हैं तो दूसरी कंपनियां, सरकारी कंपनियों में नहीं होता है। ऐसे में क्या रास्ता निकले सर कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है तो फिर उनके हित को आप देखेंगे, क्या करेंगे? रास्ता बीच का निकलेगा। केवल वो जो कहेंगे वो भी नहीं होगा, ना हम लोग होने देंगे जो कंपनियां चाहेंगी। अब हम भी जो चाहेंगे वो इसलिए नहीं पसंद करेंगे और करने देंगे, होने देंगे, इसलिए कि वो उनको अपने मार्केट में हमेशा स्टैंड करना है और टिके रहना है। तो उनकी अपनी समस्या, हमारी अपनी समस्या है। तरीका ये है कि अब जब भारत सरकार ने, आप देख रहे हैं जो नए लेबर कोड आ रहे हैं, उसमें तो पूरी तरह से समर्थन दे रहा है सरकार का पूरा समर्थन है उद्योगपतियों को, कैपिटल को। वहाँ तो लेबर कोड में ही व्यवस्था कर रहे हैं कि आप चाहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में रख सकते हैं लेबर को, और रख रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग फाइट कर रहे हैं। हम लोग करना ये पड़ेगा कि इस देश में दो कैटेगरी के लोग हो गए हैं। एक परमानेंट कर्मचारी हो गए हैं जिनकी बहुत सैलरी अच्छी हो गई है, लाखों लाख उनका सैलरी है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, पर्क्स है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुख्य रूप से आज कंपनी वो चला रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हमारा कैजुअल लेबर, जो मतलब अस्थायी है। उसका देखेंगे सैलरी तो बहुत कम है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, उनको अगर देखेंगे तो सेफ्टी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर उनको आज भी बहुत कुछ नहीं इस देश में मिल रहा। हम लोगों का काम है, लड़ाई लड़ने का तरीका यह है कि उनको दिलाना शुरू करें। जब उनको ये सुविधा, वो भी तो मजदूर है, हम तो मजदूर नेता है ना, हम तो खाली परमानेंट कर्मचारियों के नेता नहीं हैं हम लोग। तो मजदूर नेता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के इशू को उठाएं मैनेजमेंट के सामने। हम उनको बोलें कि उनका सैलरी बढ़ाइए, उनकी सोशल सिक्योरिटी बढ़ाइए, आप उनकी सेफ्टी के बारे में ख्याल कीजिए, उनका भी बोनस अच्छा होना चाहिए। तब ये इशू जो है ना, वो परमानेंसी वाला, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला रिड्यूस होने लगेगा। तो लेकिन सर ये परमानेंट इसलिए तो नहीं करना चाहते हैं ना, अगर उनको वास्तव में ये सारी सुविधाएं देनी रहती तो इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जितनी कम सुविधा में हम ज़्यादा लाभ ले सकें। यही तो बेसिक बात है, आपको भी पता है। उसमें एक इशू इन्वॉल्व है बीच में। परमानेंट जो कर्मचारियों की वेतन है, वो आपको बताएं कि हमारे देश में टाटा की कंपनियों के बारे में जमशेदपुर में है तो बात करते हैं। यहाँ जो पुराने कर्मचारी हैं उनका करीब सैलरी 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, मोर देन लाख रुपये है वहाँ पर कर्मचारियों का टाटा ग्रुप कंपनियों में। और वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी सैलरी है 10 हज़ार, 15 हज़ार, ऐसे कुछ 17 हज़ार तक मैक्सिमम। हाईली स्किल का 17-15 हज़ार होता है, 10 हज़ार होता है अनस्किल्ड वालों का। अब ये गैप को जितना हम कम करते जाएंगे तो उधर उनको एडवांटेज कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है। जो लॉयल्टी, जो क्रेडिबिलिटी अभी परमानेंट कर्मचारियों का होगा, जो डेडिकेशन कंपनी के प्रति होगा, जो अटैचमेंट होगा, इनमें नहीं होगा। ये कल कभी भी चाह सकते हैं। कल अगर इनको इससे बेहतर जॉब मिला तो इस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे, वो टाटा स्टील का, टाटा ग्रुप कंपनी का परवाह नहीं करेंगे। हम लोग को चाहिए क्या कि हम कोई बीच का रास्ता निकालें। देखिए, दो तरीका है। एक तो यह है कि हम कन्फ्रंटेशन में जाएं, लड़ाई लड़ें उनसे, हम बोले कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं आने देंगे, वो बोलेंगे नहीं हम नहीं चला सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉय से खाली कंपनी को, हमको मार्केट में टिके रहना है। ये इशू सिचुएशन आएगा, वहाँ लड़ाई हमारी होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उद्योगों में अगर लड़ाई हम छेड़े तो क्या परिणाम होगा। फ़ायदा नहीं होने वाला है,
चूँकि अल्टरनेट जॉब अवेलेबल मार्केट में बिल्कुल नहीं है, तो रिस्क भी लेना ठीक नहीं है जो मज़दूर काम कर रहे हैं। तो तरीका यह है कि बातचीत करके, नेगोशिएशन करके ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है इसकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। अभी एक चीज़ जैसे आप बता रही थी कि टाटा कंपनी भी कंपनी में ले रही है, उसमें फ़र्क है। अभी एक फ़र्क नया चीज़ दिखा। अभी जो कंपनियों में कर्मचारी सप्लाई किए जा रहे थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा किए जा रहे थे, वेंडर्स हैं। वो मैन पावर सप्लाई का काम ही है। वो बाहर से मैन पावर लेकर सप्लाई करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी का, वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जिस तरह के लोग चाहिए ये सप्लाई क्या करते हैं। अभी जो कंपनी टाटा बनाकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है उसमें अब ये इशू नहीं आएगा कि उसका पीएफ का पैसा नहीं जमा होगा, उसका ग्रेच्युटी का पैसा नहीं जमा होगा, ईएसआई का पैसा नहीं जमा होगा, उसका रेगुलर पेमेंट नहीं होगा, उसका मिनिमम स्केल नहीं मिलेगा। ये सब समस्या दूर हो जाएगी उससे, और एक अस्थायी तो मिलेगा। उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा तो उनको परमानेंट किया जाएगा। ये कह रहे थे वो, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष भी बोल रहे थे कि वो, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे ही मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहे आप लेते जाएं मेन टाटा स्टील में। ये तो वो भी कह रहे तो थे। दो काम इसमें होने जा रहा है, इसमें दो काम होने जा रहा है। एक तो उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी पूरी तरह से, स्किल उनका अच्छा हो जाएगा। टाटा कंपनियों में काम करने लायक, जो हाईली स्किल्ड एरिया में काम करने लायक हो जाएंगे। अब फ्यूचर में उनका परफॉर्मेंस ठीक रहे, परफॉर्मेंस तो बहुत मैटर करता है किसी भी इंडस्ट्री में। परफॉर्मेंस ठीक होगा तो उनको रेगुलराइज करने की बात होगी, रेगुलर भी कुछ करेंगे। ये तो सर बीच का रास्ता पे बात हुई, बीच का लेकिन रास्ता अगर देखा जाए तो ये सही तो नहीं हो रहा है ना। ये सही नहीं हो रहा है। अगेन हम बोलेंगे बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। हमको ऐसा ही कहना भी नहीं चाहिए कि ठेका मजदूरों की संख्या किसी उद्योग में बढ़ रहा हो, परमानेंट कर्मचारी कम हो रहा हो, वहाँ अगर कोई यूनियन लीडर बोलता है कि सही हो रहा है, कभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि यूनियन लीडर होने के नाते मेरी ये भी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि वो कल कारखाने चलते भी रहें। अगर हम बहुत ज़्यादा वेतन बढ़ाकर, लड़ाई झगड़ा करके, फाइट करके, कंपनी को डिस्टर्ब करके कारखाने को बंद कर देंगे तो वो भी वाइज डिसीजन आज के डेट में नहीं होगा। तो टीआरएफ का क्या होगा सर? अब इससे याद आया कि टीआरएफ जो है घाटा में चल रहा है, उसका क्या भविष्य है? और टीआरएफ का भविष्य बहुत अच्छा है। अभी टीआरएफ का भविष्य इसलिए अच्छा है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी आप देखिए टीआरएफ कंपनी लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था उससे प्रॉफिट की। करेंट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट जो उसका क्वार्टर है उसमें वो प्रॉफिट की है। ठीक है, अभी हम लोग वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ भी कल परसों में बोनस हम साइन करेंगे। तो अभी एक चीज़ तो निश्चित हो गया कि वो कंपनी में हमारे कर्मचारियों को नौकरी नहीं जाएगी। मतलब ये जो आशंका है कि बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगा पता नहीं, तरह तरह की बातें फील्ड में। आज पिछले 12 से 2012 से फाइनेंशियल ईयर से आज 21 तक, 2020-21 तक वो लॉस में कंपनी गई है। करीब 700-800 करोड़ की लॉस हो चुकी है कंपनी। बिल्कुल हमारे कर्मचारियों का नौकरी बिल्कुल थ्रेट में था, एकदम किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। क्योंकि टाटा ग्रुप से जुड़े हुए थे इसलिए उनका पेमेंट मिल गया, अदरवाइज टीआरएफ इस पोजीशन में नहीं थी कि उनको पेमेंट भी कर पाती। अभी एक एडवांटेज हुआ है हमको कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है, हमारा जितना मैन पावर है, हमारे पास जितनी मशीन है, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है, वो सभी फैसिलिटीज़ को टाटा कंपनी हमारा उपयोग करके देगी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो अपना काम बाहर के लोगों से कराते हैं, अब टाटा ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, इनके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स भी बनाने की जिम्मेदारी हमको टीआरएफ को, टीजीएस को दें तो हमारी चल जाएगी लाइफ। तो अभी इतना बड़ा अभी क्या कर रहे हैं, टाटा स्टील का हम काम कर रहे हैं, उसके बदले में पैसा ले रहे हैं। तो कम से कम अब तो नौकरी जाने की बात खत्म हो गई। अब तो ग्रेड तो हमारा हुआ। देखिए इतने सालों से ग्रेड नहीं हुआ था, 1 साल पहले ग्रेड तो किए उस कंपनी में। हम जिस कंपनी में लॉस हो रहा है 12 सालों से, उस कंपनी में हमने ग्रेड रिवीजन किया, पैसा लोगों को बढ़ाया। अभी बोनस करने की बात हम करने जा रहे हैं। तो एक दूसरा साइड भी है कि टाटा कंपनी के सपोर्ट से वो कंपनी बच गई, वहाँ के लोगों के रोजगार तो बच गया, 200-500 लोगों की नौकरी तो बच गई। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें बड़ा बैलेंस अप्रोच हम लोग को भी लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूनियन वाले आपस में बात नहीं कर रहे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन के जो हमारे लीडर्स हैं, टाटा मोटर्स के हैं, अदर यूनियंस के हैं, स्टेट में हम लोग की मीटिंग होती है, ऑल इंडिया में हम लोग सभी चीज़ों को भांप करके ही कोई डिस्कशन लेते हैं, देख करके, स्टडी करके। अभी जो परिस्थिति है कि सरकार मानने वाली नहीं है। अब देखिए इस देश में सरकार और उद्योगपति एक साथ हो गया है। जब कैपिटल और गवर्नमेंट एक साथ हो जाए तो उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें दोनों में कोई कमज़ोर नहीं है। तो अब हमें दोनों से हमारी लड़ाई हो गई है, तो हमारी लड़ाई बड़ी सतर्कतापूर्वक लड़नी पड़ेगी, अभी सोच संभल करके। कहीं ऐसा नहीं हो कि आवेश में आकर के और गुस्से में आकर के जल्दीबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लें जहां पाने के बदले में खोना पड़े हम लोग को। तो आप जो कह रही हैं उस बात से 100% सहमत हैं कि जो देश में हो रहा है, कल कारखानों में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अस्थायी मजदूरों की संख्या बढ़ना, परमानेंट लोगों का कम होना, उनके साथ जो सोशल सिक्योरिटी का फैसिलिटी नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर चिंतित हैं। बट अभी भी इतना जरूर आपसे हम कहेंगे कि बाई लार्ज टाटा उद्योग जो है, टाटा इंडस्ट्री है, वहाँ आपको सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा कारखाने में। वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या परमानेंट एम्प्लॉई हो, सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बहुत घटना, लेकिन अभी लगातार बहुत घटनाएं हुई हैं सर। अब क्योंकि खुद एमडी चिंता जाहिर कर चुके हैं, तो ये भी मुद्दा अब देखिए थोड़ा बदला है। इसमें देखिए 2 इशू है, इसमें हम बहुत फेयर आपसे ऑनेस्टली बात करेंगे। कंपनी बिल्कुल इसमें मतलब डिटरमाइंड है कि एक्सीडेंट नहीं होना है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील के मिस्टर नरेंद्रन
या दूसरी कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत सख्त रुख अपनाए हुए हैं कि इस कंपनी में जो एक्सीडेंट होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं ऑफिसर्स को। और ऑफिसर्स इंटरनली बहुत सीरियस एक्शन वो लोग ले चुके हैं, कई लोगों को जो हम लोग बता नहीं सकते हैं। बहुत मेजर एक्शंस लिए गए हैं जिनके एरिया में दुर्घटनाएं हुई हैं। इशू यह है कि सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है जिसमें कंपनी प्रबंधन को सीरियस जितना होना है उतना ही काम करने वाले को भी होना है। काम करने वाले को भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम घर से इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कारखाने में जा रहे हैं, पार्क्स में नहीं जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे हैं, कंपनी उद्योग में जा रहे हैं। उद्योग में उनको भी बच कर रहना पड़ेगा, और अगर नहीं बच कर रहेंगे तो कारखाने की बात छोड़ दीजिए, रोड पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, रोड पे भी दुर्घटनाएं हो रही है। तो जिम्मेदारी दोनों साइड की है सुरक्षा में। तो हम लोग चाह रहे हैं उनके अवेयरनेस लाना, उनके साथ रेगुलर मीटिंग हो रही है, कंट्रैक्टर लेबर को भी एड्रेस कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय को भी, कि आप हमेशा सुरक्षित काम करें, घर से लेकर कारखाने तक सुरक्षित रहें। तो दोनों की जिम्मेदारी है। दुर्घटनाएं अगर हो रही हैं तो हम अकेले केवल कंपनी को दोषी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज बेईमानी होगी। हमारे कंपनी में कई बार इंक्वायरी में हम पाते हैं कि कर्मचारियों से भी गलती हुई है। किसी ने सेफ्टी बेल्ट नहीं यूज़ किया, किसी ने सेफ्टी शू नहीं पहना, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया, किसी ने गोगल्स नहीं लगाया, काम के दौरान कुछ उनका ध्यान दूसरी जगह था और एक्सीडेंट हो गई। ये सब भी मैटर है। एक तो थोड़े अंतिम सवाल सर आपसे कहना चाहेंगे, आप इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इस वक्त, तो जो बिहार से अलग होने के बाद कई सारी यूनियनों की मान्यता समाप्त हुई थी, उस मुद्दे पे क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उसमें अपडेट यही है कि बिहार सरकार ने बहुत गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाया था, उनको नहीं करना चाहिए था। अगर एक आईएएस होता है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन जो होता है, लेबर कमिश्नर वो आईएएस होता है, उनकी पहली जिम्मेदारी थी कि झारखंड की उस सभी यूनियनों को कम से कम वो लेटर लिखें और उनको लेटर लेकर के पूछें कि आप लोग यहाँ पर एनुअल रिटर्न क्यों नहीं जमा कर रहे हैं बिहार में। तो हम लोग उनको बताते कि चूँकि राज्य हमारा झारखंड अलग हो गया है, यहाँ लेबर डिपार्टमेंट, लेबर सेक्रेटरिएट है, सारी यूनियनें 980 यूनियनें झारखंड की जो है वो अपना एनुअल रिटर्न जमा करती हैं रांची में, और ये दोनों गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, पेपर एक्सचेंज होना चाहिए था, वो नहीं किए। उन्होंने लेटर नहीं लिखा और हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। बट फॉर्चुनेटली अभी इधर से झारखंड सरकार से ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं हुआ है, या अभी किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर रहे हैं जहाँ कंपनियाँ बोली हों कि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो वो चीज़ अभी नहीं हो रहा, वो हमारा काम चल रहा है, मीटिंग्स हमारी अवेलेबल चल रही है। मीनवाइल झारखंड सरकार के जो विभिन्न पदाधिकारियों से, मुख्यमंत्री से लेकर लेबर सेक्रेटरी तक जो मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है कि आप अप्लाई कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के हम लोग उसको रजिस्टर काम करेंगे, और उस प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, परेशानी आई है तो रास्ता भी निकलेगा, तो हम लोग कर रहे हैं उसका। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश्वर जी, आपका आपने चार भारत से बात की। तो ये थे मजदूर नेता राकेश्वर पांडे, जो मुखर होकर ऐसे भी बोलते हैं और आज चार भारत के साथ उन्होंने खुलकर बात की, खुलकर कहा कि वो ये नहीं कहते हैं कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, जो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बढ़ावा दिया रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब को बढ़ाया दिया जा रहा है, उसकी वो बिल्कुल विरोध करते हैं। लेकिन उसी में उनको बीच का भी रास्ता निकालना है कि कैसे जमशेदपुर या अन्य राज्य के अन्य शहर या देश के अन्य प्रांतों में जहाँ जहाँ भी वो यूनियन में हैं, वहाँ पर किस तरह से जो है जॉब भी लोगों को मिलती रहे, फैसिलिटी भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर हित पे काम हो, यानी बीच का रास्ता कि उद्योग धंधे भी चलते रहें, लोगों को काम भी मिले, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। अन्य अमृता, शार भारत के लिए।